हेलो दोस्तों, ये आपकी दूसरी क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की। और टीचिंग एप्टीट्यूड में जो अभी पहली क्लास में हमने जिक्र किया था उसे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये दूसरी क्लास दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, संज्ञान से तात्पर्य देखो आपका कॉग्निटिव लेवल बड़ा, इसमें एक संज्ञानात्मक स्तर ये बड़ा रिफ्लेक्ट होता है, बार बार बच्चों के माइंड में आता है। तो ये क्या है, संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्यावहन, समस्या समाधान, चिंता, तर्कना जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जब हम क्लास कंडक्ट करते हैं और अपने नेट वाले बच्चों से हम पूछते हैं कि संज्ञा का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा बच्चा यहाँ हिचकिचाता है, जबकि हमने ये शुरू में ही की हुई होती है। आप देखोगे जब हम MLT लेवल की बात करते हैं, जब बच्चा इनिशियल स्टेज पे होता है तो हम उसे A फॉर एप्पल सिखाते हैं, वो सेव दिखा करके A इंटरनलाइज कराते हैं। तो इस प्रकार की जो टीचिंग कहलाती है वो हमारी संज्ञानात्मक कहलाती है। जब हम वस्तु के दिखाने के माध्यम से जब बच्चे को लर्न आउट कराते हैं तो इस काइंड ऑफ टीचिंग को बोलते हैं संज्ञानात्मक, कोग्निटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रतिमा, धारणा, प्रत्यावहन, ये सारे वर्ड हमारे आते हैं, मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका संज्ञान, संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक गुण से तात्पर्य बालकों में निजी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसे चिंतन करने और कर्मिक रूप से इस लायक बना देना है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके। दृश्यिक साक्षरता का स्तर शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक गुण होता है। आप देखोगे इससे एक इमेज, हमारी कॉन्सेप्ट जो माइंड में क्रिएट होता है वो इसमें हेल्पफुल होती है चीजें। विमर्शी स्तर, आप देखोगे मैंने आपको 3 क्वेश्चनों के फॉर्मेट बताए थे। प्रभावी शिक्षण, प्रभावी शिक्षण एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार नेट ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं और यहाँ पे प्रकार में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक आपका आता है मूल्यांकन से निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन के बाद आपका जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो काइंड ऑफ टीचिंग में ही हम चले जाते हैं। विमर्शी स्तर बहुत पूछा जाता है क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो हायर लेवल के लिए कंडक्ट हो रही है। जो नेट की परीक्षा कंडक्ट हो रही है वो आपका हायर लेवल के लिए। जो विमर्शी स्तर, चिंतनात्मक स्तर, ये सारी चीजें हम इसमें कहेंगे। तो ये विमर्शी स्तर पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हमने इसे यहाँ ज्यादा फोकस में रखा है। विमर्शी स्तर शैक्षिक विचारों में गहरे अध्ययन, चिंतन मनन के लिए पूर्व अर्जित ज्ञान, तथ्य और सामान्यकृत निष्कर्षों, विचारों, सिद्धांतों अपेक्षित परिवर्तन लाए जाते हैं तथा नई सूझबूझ विकसित की जाती है। अतः विमर्शी स्तर चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं, समस्या तथा उसके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों के अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ टीचिंग में हम पढ़ते हैं जब, तो आप पढ़ोगे यहाँ पे MLT लेवल, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ULT लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और RLT लेवल। ये हर्बर्ट का है, हर्बर्ट महोदय इनके प्रतिपादक हैं, मॉरिसन और ये हंट। RLT लेवल के प्रतिपादक आपके हंट है। तो इस तरीके से इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, किसने प्रतिपादन किया है इनका। ये MLT, ULT, RLT, हम, आप और हर एक व्यक्ति इन्हीं इस तरह से होकर गुजरता है। ये आपका नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। आप देखोगे किसी भी व्यक्ति का विकास, उसकी शिक्षा के जो यात्रा होती है, जर्नी होती है, वो इन्हीं स्तर से चलती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो पहले हायर करके फिर प्राइमरी कर रहा हो। ठीक है, तो ये आपके टाइप आगे चल के आएंगे। और जो सबसे ज्यादा फोकस आपको नेट की और JRF की परीक्षा में डालना है वो RLT लेवल पे डालना है, और आपसे यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका इसमें है आपका विमर्शी व्यवहार का अर्थ क्या है। यहाँ पे हमने फोकस किया है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को, और ज्यादातर क्वेश्चन आपका यहीं से ही वो पूछते हैं। विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन का उपयोग कर सकते हो। अधिसंज्ञान की स्थिति में व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान और समझ का उपयोग करता है, जबकि संज्ञान जानने के साथ साथ जुड़ी सभी मानसिक तथा यथा प्रत्यक्षण करना, चिंतन करना, याद करना इत्यादि, ये सब आपका विमर्शी स्तर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें अवधारणाएं, शिक्षण के 3 आधारभूत आयाम, शिक्षक छात्र पाठ्य करेंगे। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था
शिक्षण के 3 आधारभूत आयाम है। देखो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आधारभूत आपका एक आता है टॉपिक सोशियोलॉजी में गरीबी। गरीबी में जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मूलभूत या बेसिक या आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वो गरीब कहलाता है। तो आधारभूत का मतलब ये है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, तो उसे हम बेसिक में डालते हैं। ठीक है, प्रक्रिया कैसी है, जटिल है। देखो यहाँ बार बार हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है, मैंने पहली क्लास में आपको बताया है। जटिल है, सतत है, सामाजिक सांस्कृतिक आचार संबंधी प्रक्रिया है, मानवीय मूल्यों के विकास और आचार विचार बदलाव के लिए विद्यालय उपकरण है, ये दिया है। संगठन से सीधे सीधे संबंधित है। अवबोध स्तर हम यहाँ पे दे रहे हैं। देखो यहाँ पे आपका एक नेट जेआरएफ की परीक्षा जो अब आपकी होती है, हर एक सब्जेक्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जो ये स्तर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ULT जिसे हम बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में भी बताते हैं हम, और अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ में वो क्या कहना चाह रहा है वो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल से ही बता पाओगे और वो स्तर से ही बता पाओगे। जो मेरा कंसर्न सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, मैं उसमें देखता हूँ कि 2 पैराग्राफ आपके 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन पैराग्राफ पेपर 2 में पूछा जाता है और एक आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में। तो इस प्रकार से आपका 10% पेपर आपका जो नेट पूछता है वो अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए ही पूछता है, और हो सकता है इससे ज्यादा भी आ जाए, पर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है नेट का उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ अवबोध स्तर दिया है हमने, स्वयं उदाहरण देता है, अन्य तरीकों के साथ साथ अर्थ की व्याख्या करता है, सामान्यीकरण की क्षमता विकसित की जाती है। अवबोध स्तर का मूल्यांकन निबंध, लघु स्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर हमें जज करनी है तो किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग हम जज नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में अगर हमको आपकी नॉलेज एनालिसिस करनी है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं हम और आपका ज्ञान का पता कर लेते हैं। अगर आपकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग का पता करना हो तो हम क्या देते हैं, यहाँ पे निबंध लिखवाएंगे आपसे, लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका अंडरस्टैंडिंग हमें पता चल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका यहाँ पे एक डिफरेंस दिया है हमने शिक्षण और लर्निंग के बीच में। शिक्षण कैसा कृत्य है ये बताया गया है, सामाजिक कृत्य है, विद्यार्थी की ओर लक्षित है, व्यापकता नहीं है और कार्यपरक प्रक्रिया है। कार्यपरक का मतलब ये है कि हाँ हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये आपके टीचिंग के कैरेक्टर दिए हैं हमने यहाँ मोटे मोटे तौर पे। यहाँ पे थोड़ा ये कृत्य है, यहाँ अधिगम कैसा है, लर्निंग कैसी प्रक्रिया है, निजी है, ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है, स्वयं के लिए होता है। यहाँ पे जो आपकी टीचिंग है, लर्निंग जो है वो आप स्वयं के लिए कर रहे हो, यहाँ हम विद्यार्थी की ओर लक्षित होकर के करते हैं। नेक्स्ट है व्यापक क्षेत्र है, आपका लर्निंग का व्यापक क्षेत्र है। मैंने आपको बताया कि जब शुरू में हमने बताया 3 वो हैं आपके, शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम तो हम ये बताते हैं कि शिक्षक को बाउंड करता है पाठ्यक्रम, ये हस्तक्षेप के तरीके से कार्य करता है और ये बाउंड करता है कि टीचर को किस दायरे में रहते हुए। इसलिए हम कहते हैं कि ये तो विद्यार्थी की ओर लक्षित करके कर रहे हैं और ये स्वयं के लिए लक्षित होता है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है और निष्पादन परक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका मूल्य शिक्षा की हम बात करते हैं। देखो अब मैं आपको एक जो मैंने पिछले लेक्चर में आपसे जिक्र किया था उसकी मैं बात बता रहा हूं, एक नोट करो पॉइंट आप यहां, डिलोर कमीशन। फ्रांस के डिलोर, डॉक्टर डिलोर इसके अध्यक्ष थे, यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें से 10-15 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। कई बार आप देखोगे यूनिट 10 है हमारी, जो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको कराने वाला हूं। इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ साथ रहने के लिए सीखना, ये रिकमेंडेशन करता है ये कमीशन की वैश्विक शिक्षा हमारी किस प्रकार की हो। तो डॉक्टर डिलोर की अध्यक्षता में डिलोर कमीशन बैठा और भारत की तरफ से डॉक्टर करण सिंह ने भाग लिया, 14 मेंबर थे इसमें। और इन्होंने आपकी जो रिकमेंडेशन दी है एजुकेशन के लिए, उसमें एक इंपॉर्टेंट है आपका मूल्य शिक्षा की ओर भी ये जोर देते हैं।
वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, नैतिक निर्माण की बात करते हैं, सामाजिक दायित्व का निर्वहन और उच्च समानता के मूल्यों की बात करते हैं। तो मूल्य शिक्षा पे फोकस करता है आपका डिलॉर कमीशन। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आने वाली क्लास में बार बार मैं आपको इस पे फोकस करूंगा। कितने क्वेश्चन इस पे बनते हैं वो प्रीवियस ईयर जब मैं आपको सोल्व कराऊंगा तो आपको डिस्कस इसमें करते हैं। अकादमिक सफलता दिया है यहाँ पे, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक सक्षमता, विधिक सक्षमता। कक्षा अंत क्रियाएं मुख्यतः छात्र और प्रतिबद्धता द्वारा प्रभावित होती हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि क्लासरूम का जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्लासरूम की सिचुएशन के रिगार्डिंग NT/NET-JRF की जो परीक्षा होती है उसमें क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट्स के रोल की और उनकी अपेक्षाओं की बात की जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर रोल प्ले करता है तो स्टूडेंट की अलर्टनेस करती है। कई बार आप देखोगे कि बच्चा अपने बिहाफ पर, अपनी कॉन्शियस, जितनी उसकी सेंसेस काम करेंगी, जितना वो एक्टिव होगा उतना ही रिजल्ट ज्यादा वो ले जाएगा। ठीक है, इसमें स्मृति स्तर पे दिया है MLT का जो है सोच विचार को सुव्यवस्थित रखना है। पिछली जो क्लास थी उसमें MLT लेवल का जिक्र हमने किया था। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे सबसे ज्यादा जो है एक मुद्दा है ये कि महिलाएं ही सबसे ज्यादा वहां पे आप देखोगे टीचर मिलेंगी, क्योंकि वो बच्चे के प्रति प्रेम, स्नेह ज्यादा रखती है और अंडरस्टैंडिंग पावर उनकी कहीं ना कहीं मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। दृढ़ प्रत्यास्मरण का यहाँ पे दिया है हमने, रिवीजन जो कराते हैं, प्रस्तुतियों पर रिवीजन कराते हैं तो काफी टाइम तक वो चीजें याद रहती हैं। तथ्यों को सही क्रम में लगवाने की निपुणता रखने एवं अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। अभिरुचि परीक्षण, अधिकतम निष्पादन परीक्षण का उदाहरण। पठन कौशल का सही क्रम ये है, सर्वेक्षण, प्रश्न पाठन, संस्मरण, समीक्षा। ये आपका ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। कक्षा योजना, विद्यार्थी का ध्यान प्राप्त करना, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहां से पूछते हैं। देखो आपकी क्लास में मैं आपको कंटेंट वो दूंगा जहां से आपका नेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएं। कम समय में जो बोरिंग टीचिंग है वो नहीं मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको जो जहां से क्वेश्चन मिलते हैं सिर्फ उसी कंटेंट पे ज्यादा हाईलाइट करूंगा। ठीक है, कक्षा योजना, विद्यार्थी का ध्यान प्राप्त करना, सबसे ज्यादा लक्षित जो है टीचर के लिए वो सबसे ज्यादा यही होना चाहिए कि स्टूडेंट अटेंटिव हो। तो और ये चीजें क्या है, ये टीचर को किस तरीके से अटेंटिव करना है ये उसकी स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में बताकर सूचित करना। अभी हमने आपकी क्लास कंडक्ट की है तो हम आपको बता रहे हैं कि नेट की परीक्षा होगी, परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके लिए बेनिफिशियल यहीं तक नहीं है, आगे फ्यूचर में भी आपके काम आने वाली चीजें हैं, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर आप निपुण हो जाते हैं किस टाइप से क्लास में आप मैनेजमेंट करोगे, बच्चों को किस तरीके से फोकस करोगे। अधिगम की पूर्व अपेक्षाएं सूचित करना, वांछित उत्तर प्राप्त करना, ये सब इसमें दिया हुआ है। श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायता सामग्री, यहाँ पे आप देखोगे ना कि ये बाद का मुद्दा है, टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री का आता है। उससे क्या होता है कि हमारी शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ मेथड दिए हैं आपके, यहाँ पे सिर्फ कुछ फोकस करेंगे आपका व्याख्यान विधि पे। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि क्या होती है कि पूर्व निर्धारित विषय पर शिक्षक आता है, टॉपिक एक लिखा हुआ है कि भाई इस दिन ये टॉपिक लिया जाएगा, 50-100 बच्चे बैठे हैं क्लास में और टीचर आता है, लेक्चर देता है। और इसकी मेरिट क्या है कि एक तो पुरानी बहुत प्राचीन विधि है, मितव्ययी है, कम समय में ज्यादा कंटेंट डिलीवर हो जाता है, पर इसमें बच्चे हमारे पैसिव हो जाते हैं। जो मैंने आपको बताया इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी क्या है, बच्चों की अलर्टनेस। तो इसमें बच्चा हमारा एक्टिव नहीं रह पाता है, वो पैसिव हो जाता है और उसकी लर्निंग पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये व्याख्यान विधि से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आगे, और आपकी हिस्टोरिकल मेथड ये मैं जिक्र करूंगा। इसमें प्रदर्शन विधि है, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी है, परियोजना विधि है, सहयोगात्मक विधि है, ये सब चीजें आपकी आगे इसमें डिस्कस करेंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि कोई बच्चा पीछे न रह जाए, सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों की शिक्षा का समान अवसर मिलता रहे, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत विशेषताओं का विकास करती है तथा आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है। यहां से एक क्वेश्चन मैं आपको विशेष तौर पे बताने जा रहा हूं। कक्षा में शिक्षक आता है और आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप देखोगे सबसे ज्यादा जो डिमेरिट होती है ऑनलाइन क्लास की, पिछले 5-6 साल से हम नेट की कक्षाएं दे रहे हैं, हमारे पास में काफी रिजल्ट है, आप ऑनलाइन जाओगे आपको मिल जाएंगे वो।
तो उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में क्या अंतर है, इसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमने किस लेवल से क्लास देनी शुरू की हैं, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जैसे मैंने पीपीटी ये शुरू की है आपकी बनानी, कंटेंट दिया है, तो ये आपका बेसिक है बिल्कुल। मैं नहीं मानता कि यहाँ पे आपका कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिसे ये वर्ड पता ना हो। तो ये क्या है कि जो ऑनलाइन माध्यम से क्लास की जाती हैं, उनका जो है, जो मीडियम लेवल का बच्चा है, जो कंपटीशन में है, उसे तो वो क्लास अच्छी लगती है, पर जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनके क्लास वो अच्छी नहीं होती। और क्लास अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि टीचर अच्छा नहीं है, टीचर अच्छा है पर वहां बच्चे का कहीं ना कहीं गैप है, और टीचर ने यहाँ से शुरू किया है, बच्चे का लेवल लो है। तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास जो है उन बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाती है जिन बच्चों का लेवल काफी लो होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जब कक्षा करने जा रहे हैं तो किस प्रकार का कंटेंट डिलीवर करेंगे, आपका स्तर क्या होगा। तो आपका स्तर जो मध्यम अपर मध्यम होगा। यहाँ पे मैंने वॉइस के रिगार्डिंग भी बात की थी और आपका लेवल ऑफ टीचिंग की भी मैं बात करूंगा। तो जो आपका मीडियम होगा वो इस तरीके से आप सिलेक्शन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप बेनिफिट पहुंचा पाए। अब आपसे एक क्वेश्चन और जनरेट होता है यहाँ कि अगर आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बिल्कुल लो क्वालिटी के हैं तो उन्हें आप साथ में कैसे लेके चलोगे। तो आप साथ में कैसे लेके चलोगे, उन्हें विशेष कक्षाएं आयोजित करा करके हम उन्हें साथ में लेके चलेंगे। सपोज दैट कि हमने जो है अपनी कक्षा का जो लेवल है पढ़ाने का वो निम्न स्तर का किया, तो इससे जो हायर एजुकेटेड बच्चे हैं जो कंपटीशन के नजदीक हैं उनका जो पोर्शन है वो कमजोर रह जाता है और वो पीछे छूट जाते हैं, उनका नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्लास को इस तरीके से मैनेज करके चलना है हमें कि जो कंपटीशन आप देने जा रहे हो उसे आप क्रैक कर लो, प्लस जो आपके लोअर मीडियम के बच्चे हैं उनको आप ऊपर लेके आओगे विशेष कक्षा आयोजित करा करके। आप देखोगे कभी कभी किसी स्कूल में भी अलग कक्षाएं दी जाती हैं उन बच्चों के लिए जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं या वो वीक हैं पढ़ने में, तो उन्हें मुख्य धारा में किस तरीके से लेके आया जाएगा कि उन्हें स्पेशल क्लास दे करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्धा योजना गांधी जी का है। हायर एजुकेशन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मैकाले पद्धति। मैकाले पद्धति से 102 साल बाद आपका आया है गांधी जी का वर्धा योजना। तो आपकी 1835 का है। मैकाले मिनट्स बोलते हैं जो भारतीय शिक्षा पद्धति को सीधे सीधे तौर पे प्रभावित करता है। ठीक है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक वो बताई हैं आपके यहाँ पे, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। ये आपका क्वेश्चन आता है और इसे थोड़ा सा फोकस करेंगे आप यहाँ पे, साथ के साथ कुछ और नाम भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले वाले पेपर में आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपका चाइल्ड साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के सिलेबस में है जीन पियाजे हैं आपके, थर्नाडाइक का है, आईपी पावलोव का है, बीएफ स्किनर का है। ये थ्योरी है थोड़ी, मैं जिस दिन आपकी क्लास संपन्न होगी, ये पूरी वीडियो जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं विशेष तौर पर उनके थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मैं बता दूंगा ताकि क्वेश्चन आए तो हमारा वो छूट नहीं ना पाए। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी का है, जीन पियाजे ने ये स्तर बताए हैं आपके। संवेदी क्रियात्मक काल, ये आपका 0 से 2 वर्ष है। कभी कभी इसमें काल पूछ लेता है कि पहले उसमें कौन से कौन सा टाइम पीरियड उन्होंने बताया है। पूर्व सक्रियात्मक काल है ये 2 से 7 वर्ष का है। और मूर्त सक्रियात्मक काल ये आपका 7 से 11 वर्ष है। और औपचारिक सक्रिय काल ये आपका 11 वर्ष से प्लस में जाकर के। तो यहाँ आपके ये स्तर बताए हैं जीन पियाजे के द्वारा। और संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, किस तरह से हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में है ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार प्रक्रिया, सृजनशीलता, सामान्य से अलग हटकर सोचना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या कहलाता है, तो ये क्रिएटिविटी होता है, सामान्य से अलग हटकर के सोचने की जो कैपेसिटी है उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग के तौर पर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अधिगम उद्देश्यों का अर्थ, अभिष्ट अधिगम परिणाम प्राप्त करना है। अभी हमने जब टीचिंग एप्टीट्यूड की डेफिनेशन पढ़ी तो हम उसमें ये कह रहे थे कि हम एक बच्चे को वांछित दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, तो अभिष्ट अधिगम परिणाम प्राप्त करना है शिक्षण के माध्यम से। जॉन डेवी विद्यालय को सामाजिक संस्थान और शिक्षा को दर्शन की प्रक्रिया कहा है। जॉन डेवी ने स्पेशल तौर पे ये स्टेटमेंट दिया है, एक बार ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। जॉन डेवी ने विद्यालय को सामाजिक संस्थान और शिक्षा को दार्शनिक प्रक्रिया बताया है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुविध प्रज्ञा हावर्ड गार्डनर का है।
हवर्ड बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के बहुप्रकारीय होती है। ऊपर पिछले वाली क्लास में हमने जिक्र किया था सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सभी प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं बुद्धि का स्वरूप एक प्रकार का एकाकी न होकर के बहुप्रकारीय होती है। 7 तरह की बुद्धि परस्पर समझ करने से स्वतंत्र होती है, प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं, ये इन्होंने कहा है यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक बुद्धि, संवेगों को समझने पहचानने, इमोशनल इंटेलिजेंसी की ये बात कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होती है, आप देखोगे कि जब कोई बच्चा आया क्लास में और टीचर का क्या है कि वो टीचर उसे पनिश कर रहा है या उसे कोई कमेंट ऐसे कर रहा है, पर वो उसको देखोगे उसकी देखने से ही वो साइकोलॉजी उसकी बदल जाती है कि ये बच्चा परेशान लग रहा है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंसी है उसकी, संवेगों को पहचानने तथा इनका उचित प्रबंधन करने में सहायक होता है। तो किसी व्यक्ति को देख करके उसकी साइकोलॉजी के बारे में हम टेस्ट कर लेते हैं, तो ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंसी कहलाती है। श्रव्य भाषिक शिक्षण सामग्री, ये आपका पहले भी आ चुका है। सुर्खियां क्या होती हैं, सुर्खियों का अर्थ है छात्रों को निर्मित प्रतिक्रियाओं, गुणवत्ताओं का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्कोरिंग गाइड। ये एक सुर्खियां हैं, आमतौर पे सुर्खियों को हम कहते हैं जो हाईलाइट होती हैं उनको, ठीक है। शिक्षा के प्रकार, इससे रिलेटेड मेरा एक पहला वीडियो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे ही है वो। शिक्षा के प्रकार में पर्सनल और सामूहिक शिक्षा दिया है यहाँ पे, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दिया है। अभी मैंने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन का जिक्र किया था। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम सिर्फ वो कंटेंट डिलीवर करते हैं जो आपका कंटेंट से रिलेटेड है, और जब आपकी ऑफलाइन क्लास होती है तो बहुत सी चीजें ऐसी हम बताते हैं जो आपकी ऑनलाइन क्लास में नहीं दी जाती हैं। प्रत्यक्ष में जो हम चाह रहे हैं डायरेक्टली आपका अपग्रेड करना टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, पर अप्रत्यक्ष में वो चीजें आपकी बहुत सी आ जाएंगी जो हम नहीं चाह रहे, वो साइड बाय साइड आपकी डेवलप होती हैं। तो अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट आपका ऑफलाइन में ज्यादा होता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ सकते हैं। औपचारिक अनौपचारिक, ये क्या है आपकी, मैंने फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये फॉर्मल क्या है कि इसमें बीए और एमए का पाठ्यक्रम आपका फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा। इनफॉर्मल में आपकी प्रौढ़ शिक्षा आ जाती है। व्यवहारिक बदलाव के लिए, व्यवहारिक बदलाव के लिए दी जाने वाली जो शिक्षा है वो इनफॉर्मल में आ जाती है। इसमें शिक्षक होगा, पाठ्यक्रम कंपल्सन नहीं है, विद्यालय कंपल्सन नहीं है, तो प्रौढ़ शिक्षा हमारी इनफॉर्मल में आ जाएगी व्यवहारिक बदलाव के लिए। और मैंने आपको बताया कि यूनिट 4 है आपकी संचार की, संचार से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, और पहले तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ग्रेप वाइन या इनफॉर्मल अंगूर लता क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है। सेमी फॉर्मल में आपका डिस्टेंस एजुकेशन आ जाता है, जिसे हम दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं। इसमें इसके भी गुण मिलते हैं और इसके भी मिलते हैं। तो ये जो फॉर्मल वर्ड है ये आप बहुत जगह यूज होगा, और खासकर जो सब्जेक्ट सोशल साइंस के हैं उनमें ज्यादा है। फॉर्मल कंट्रोल, जो औपचारिक नियंत्रण के साधन क्या है, स्टेट आपका फॉर्मल कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इस तरीके से है आपकी शिक्षा फॉर्मल इनफॉर्मल का। सामान्य एवं विशिष्ट, अब आप देखोगे कि स्पेशल एजुकेशन की हम बात करते हैं, सामान्य तौर पे जो हमारी ऑर्डिनरी एजुकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। कभी कभी जो आपके दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए जो शिक्षा आयोजित कराई जाती है उसे हम विशिष्ट के लिए भी बोल देते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन आप यहाँ नोट करोगे। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेल लिपि को लेकर के, ब्रेल लिपि ये आपके जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए दी जाती है। एक आपका आता है डिस्क्लेसिया, इससे रिलेटेड वर्ड है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप। तो इसमें पठन पाठन से संबंधित वो है, ये पठन पाठन से संबंधित विकृति है, और इसमें बच्चा क्या है अक्षरों को आगे पीछे करके देखता है। तो ये क्या है, इस तरीके से दो क्वेश्चन आपके यहाँ से होते हैं। ये पे भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नकारात्मक सकारात्मक शिक्षा। यहाँ से भी मैं आपको एक क्वेश्चन नोट कराऊंगा, नोट करते रहना इन क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन जरूर करने हैं जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन पूछते हैं सकारात्मक नकारात्मक शिक्षा। एक और आता है आपका निषेधात्मक शिक्षा। सकारात्मक तो जो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये शिक्षा आपकी सकारात्मक है। नकारात्मक शिक्षा किसी बच्चे का स्कूल से भाग जाना और जाकर के पहले तो देखोगे कि जो
थोड़े समय पहले की बात अगर हम करें, जब ये पिक्चर हॉल मूवी वगैरह चली थी, तो अगर कोई बच्चा हॉल पे मूवी देखने गया तो नकारात्मक शिक्षा माना जाता था। अब बच्चा किस तरीके से उसे कंसीडर करता है, ये एक इम्पोर्टेंट है। तो नकारात्मक शिक्षा में ये है कि स्कूल बंक करना आपका ये नकारात्मक शिक्षा करना है, ठीक है। स्कूल बंक किया या बीड़ी पीने वाला गैंग ज्वाइन कर लिया, ये नकारात्मक शिक्षा है। एक आता है निषेधात्मक शिक्षा। यहाँ पे आप देखोगे निषेधात्मक शिक्षा में क्या है कि प्लेटो इसे कहता है ये नहीं होना चाहिए। ये क्या करती है निषेधात्मक शिक्षा, जो लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग बाय डूइंग को ये नेग्लेक्ट करती है। और आप देखोगे कि कुछ थिंकर इसे बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। जो रियल नॉलेज हमें एक्वायर होती है वो यहां से होती है। निषेधात्मक शिक्षा भी आप नोट कर लेना, यहां हमने नोट नहीं किया है। निषेधात्मक शिक्षा आप देखोगे ना, धूम्रपान निषेध है, तो ये निषेधात्मक का मतलब है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो कुछ थिंकर कहते हैं कि बच्चों को करके देखना देना चाहिए, वो करते हैं तभी उन्हें क्या मिलता है, लर्निंग बाय डूइंग मिलता है। अपने अभ्यास करने से जो नॉलेज मिलती है वही रियल नॉलेज होती है। नेक्स्ट चलते हैं। ये वो पोर्शन है जहां थोड़ा सा आपका जीएस का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, अच्छा लगेगा आपको। पॉलिटी का भी पार्ट है और सामान्य ज्ञान का भी पार्ट है, और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मूल अधिकार शिक्षा का वैश्वीकरण, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो गया है। मूल अधिकार क्या होते हैं ये सभी को पता है, जो नेट की परीक्षा दे रहे हैं। नहीं पता है तो आप थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका यूनिट 10 का पार्ट वो बन जाता है। यूनिट 10 में हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी का पार्ट है, और वहां पे पॉलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो हमारी स्वतंत्र ग्रोथ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। कई बार पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो न्यायपालिका आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करती है। वैश्वीकरण इंपॉर्टेंट है आपका, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक। आज देखोगे कोविड की जो इतनी मार पड़ी है हमारे ऊपर, तो उसमें वैश्वीकरण का बहुत बड़ा योगदान है। ये क्या है कि एक देश दूसरे देश में निर्बाध व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इसमें देखोगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करता है राज्य। वेलफेयर स्टेट की हम बात करते हैं। वेलफेयर स्टेट वो होता है कि जो अपने राज्यों के अपने नागरिकों के लिए तमाम सुविधाएं उनके विकास के लिए प्रदान करता है। इस प्रकार के राज्य की प्रकृति को हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान आपका कब चला, 2002 और 3 का दिया है यहाँ पे। राइट टू एजुकेशन आरटीई, पिछले दिनों सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है 21A, राइट टू एजुकेशन। इसे हमने शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में लेके आए हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। 2002 से पहले क्वेश्चन या 9 से पहले क्वेश्चन आता था, तो शिक्षा में हम ये इंक्लूड करते थे। पर 2009 के बाद आपका शिक्षा मूल अधिकार की श्रेणी में आ गया है आरटीई एक्ट के द्वारा। 25% सीटें इसमें प्राइवेट निजी स्कूल में वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए रिजर्व की गई हैं। रिजर्वेशन फॉर बीपीएल चिल्ड्रन इन पब्लिक स्कूल, आर्टिकल 21A। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 21A को जरूर कर लेंगे आप। मैं मानता हूं क्लियर हो गया होगा, वरना नहीं हुआ हो तो फिर आप खुद देख लेंगे। आर्टिकल 21A आपका आया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया, और 2009 में ये एक कानून बन गया था, एक्ट बन गया था, और एजुकेशन को मूल अधिकार में इंक्लूड कर लिया गया था। इंडिया बिकम 135th कंट्री विच इंक्लूड एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। अभी जो पिछली वीडियो या इसमें भी हमने काफी जिक्र किया है कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। सोशल, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तीसरी बार ये उसमें रिपीट हो रहा है कि एजुकेशन का एक मल्टीपल डायमेंशन होती हैं, एक डायमेंशन नहीं है आपकी। सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। कुछ समय पहले तक जब हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे, तो पीटीआई होते थे, और उनका जो लेक्चर होता था वो 7वां या 8वां होता था। जब क्लास सब ऑफ हो जाती थी, एकेडमिक हमारा पढ़ लिए हम, तो फिर उसके बाद में पीटीआई होते थे, वो फिजिकल ट्रेनिंग कराते थे। अब आपका योगा कंपल्सन कर दिया है।
सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि योगा को कंपलसरी करके हम बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी और उन बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा वो। उसमें क्या चीजें होंगी कि इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो बीमारी आएंगी नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट खुला है आपका आयुष। इसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये सब चीजें मिला करके ये आपकी चिकित्सा पद्धति हैं, इनका सबको मिला करके एक डिपार्टमेंट खोला गया है और ये डिपार्टमेंट खुला है आपका 9 नवंबर 2014 को बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, टीचिंग में ही आपने इंक्लूड किया है। कल्चरल डेवलपमेंट किसका, जो स्टूडेंट है उसका कल्चरल डेवलपमेंट करते हैं, किसके थ्रू, टीचिंग के थ्रू। एडेप्टेशन प्रोसेस, अनुकूलन, मैंने पिछली वाली उसमें बताया था, अनुकूलन का मतलब होता है कि जो कंसर्न परिस्थितियां हैं उनसे हम किस तरीके से सामंजस्य बैठाते हैं, ये अनुकूलन है। कंट्रीब्यूशन इन कैरेक्टर एंड नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर और नेशन बिल्डिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन करती है एजुकेशन। आत्म को पहचान करती है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। वास्तविक विकास करती है, एक्चुअल डेवलपमेंट, किसके थ्रू, टीचिंग के थ्रू हम स्टूडेंट का एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन इन कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी एंड हेल्प फुलफिल एडेप्टेशन ऑफ न्यू कंडीशन। आप देखोगे शिक्षा के माध्यम से हम छात्र में उन तमाम विशेषताओं का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो उसे नई कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेचर ऑफ टीचिंग है, प्रोसेस है। ये आपका यूनिट जो मैंने पहला लेक्चर आपको दिया था उसके कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं आपके। प्रक्रिया है, यहां से मैंने बताया किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। सोशल है, कॉमर्शियल है, यहां से मैंने आपको बताया वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना था और यहाँ पे हमने बता दिया ये आज कॉमर्स के लिए, अर्निंग के लिए हमने की है, ये बताया है। पर्पजफुल है, सह उद्देश्य प्रक्रिया है। डेवलपमेंटल है, कम्युनिकेशनल प्रोसेस है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, कैसे कि टीचर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। फेस टू फेस ये कंपलसरी नहीं रहा आज के टाइम में, आज ऑनलाइन परीक्षा भी कंडक्ट कराई जाती है, ऑनलाइन क्लास भी होती है आपकी। लॉजिकल एक्शन है, मेजरेबल है। मेजरेबल का मतलब ये कि मापन योग्य। जब हमने कोचिंग खोला तो बहुत से बच्चे आते थे कि सर डेमो क्लास चाहिए। डेमो क्लास का क्वेश्चन सिर्फ ऐसा है जैसे हम लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं ना, उस प्रकार से डेमो क्लास का क्वेश्चन होता है। मेजरमेंट कौन कर सकता है, हमारी क्लास का मेजरमेंट वो कर सकता है जो हमारे से ज्यादा जानता हो। जो बच्चा पढ़ने के लिए आता है क्या वो डेमो ले सकता है? बाकी का आप जानते ही हैं चीजें, ठीक है। मापन योग प्रक्रिया है, मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस टीचर का क्लास से झलकता है। जो आपको क्लास डिलीवर कर रहा है उस टीचर का कितना एक्सपीरियंस है, कितना कॉन्फिडेंस है, मापन योग है। मॉडिफाइडेबल है, सुधार की प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कि जब मैंने पहली बार क्लास दी नेट के बच्चों के लिए तो मैंने इस प्रकार की क्लास दी होगी, पर आज मेरी कमांड है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में, मैं आपको बता सकता हूं कहां से क्वेश्चन आएंगे और आपको वहीं से ही मिलते हैं। कंटिन्यूअस स्टडी है, टीचर ट्रायंगल है, डायरेक्शनल है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। प्रोफेशनल इंटेंशनल प्रोसेस है, जानबूझकर की गई प्रक्रिया है। इसके बाद में आता है आपका स्टेप ऑफ टीचिंग। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपका रिसर्च में भी मिलता है। रिसर्च के भी बेसिक स्टेप का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था 2000 पहले से, ये बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ करता था, बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च। बेसिक स्टेप ऑफ टीचिंग भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, छात्रों के विषय से संबंधित पूर्व जानकारी प्राप्त करना। मैंने आपको बताया कि टीचर अच्छा होना इस बात पे डिपेंड करता है कि दिया गया कंटेंट बच्चों के कितना समझ में आया। अगर बच्चों ने समझ लिया तो टीचर अच्छा है, वरना टीचर की क्वालिटी कितनी अच्छी हो टीचर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को वो कंटेंट समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टीचर के लिए टास्क है कि वो कक्षा में जाने के बाद छात्रों से कुछ क्वेश्चन पूछता है और अपनी क्लास का लेवल तय करता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि हम क्लास कहां से शुरू करते हैं, जहां पे हमारे बच्चों का लेवल होगा। सपोज दैट कि आपका लेवल 60% पे है और क्लास मैंने 80% पे शुरू की, तो जो ये गैप है
ये नहीं भर पाएगा और आपको क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अध्ययन सामग्री को सुसंगठित करना। आपके सामने जो क्लास चल रही है ये लेक्चर डेमो मेथड है। लेक्चर डेमो मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। सबसे ज्यादा आप इससे लर्न करते हो क्योंकि यहाँ आपकी सेंसेस सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। अध्ययन सामग्री को कक्षा में प्रस्तुतिकरण, जो प्रेजेंटेशन चल रहा है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये ऐसे वर्ड हैं जो समझ में आने चाहिए। एक बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट का हम डीपली करते हैं, उसे बोलते हैं एनालिसिस। और जब छोटी छोटी यूनिट को जोड़ करके हम बड़ी यूनिट बनाते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं संश्लेषण करना। जैसे हनी बी शहद इकट्ठा करती है, मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, संश्लेषण है। छोटी छोटी मैं यूनिट्स आपको, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ये विश्लेषण है। मूल्यांकन करने का मतलब है कि जब हम क्लास डिलीवर कर रहे थे तो हमें यहाँ आना था पर क्लास यहाँ आ पाई है। मैंने आपको नोट कराया था, ये नोट कर लीजिएगा। कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन का मतलब ये है कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हो पाई है, इस चीज का पता लगाना मूल्यांकन कहलाता है। क्लास में निश्चित उद्देश्य का मतलब ये है कि आपको कंटेंट कितना समझ में आया, ये मूल्यांकन है। पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि जब हम कहीं अगर कमी रह गई है तो हम रिवीजन करते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे एक जनरल थिंग हमने डिफाइन की है, अभिक्षमता, दक्षता का पता लगाना है। टीचिंग एप्टीट्यूड, क्यों एनटीए आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास या क्वेश्चन पूछता है? क्योंकि आप क्लास में जा रहे हो और इस क्लास में जाने पर आप किस तरीके से पढ़ा पाओगे, इस चीज का पता लगाता है, या इसके रिगार्डिंग आपका क्या टेंडेंसी है उसका पता लगाता है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षण व्यापक प्रक्रिया है, जो हमने कंपैरिजन किया था अभी टेबल के माध्यम से। शिक्षार्थी को क्रियाशील रहने का अवसर, मैंने व्याख्यान विधि आपकी बताई थी। व्याख्यान विधि में ये भी बताया था कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं, तो हम अलर्ट रखते हैं। शिक्षार्थी के संवेगों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थी को वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायक, उत्प्रेरणा प्राप्त करना, संबंध स्थापित करना। यहाँ क्या मतलब है, इंटरेक्शन। अगर आपका बच्चा क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो जो एक्सपर्ट टीचर होता है वो अपने बच्चे से क्वेश्चन पूछ लेता है, आप बताइए। अब इस आप बताने में मतलब ये है कि अपने स्टूडेंट को डीपली जानना है कि ये कितना जानता है, कितना नहीं जानता। नेक्स्ट है शिक्षण के सिद्धांत दिए हैं, यहाँ रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत और चयन करने का सिद्धांत। इसके बाद आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंटिन्यू कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।